हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माई सेल्फ डॉक्टर एम.एस. खान। वर्क पावर एनर्जी फिजिक्स का एक चैप्टर जिसे हम लोग पढ़ रहे थे, आगे बढ़ते हुए उसी चैप्टर का एक और टॉपिक लेकर हाजिर हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है यहाँ पर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इससे पहले वाले वीडियो में स्टूडेंट मैंने बताया था कि वर्क क्या है। वर्क जो है वो डिपेंड किस किस के ऊपर करता है और हम कब जो है वर्क डन बाय द फोर्स कहेंगे। तो इन सब के बारे में आपसे हमने डिस्कस पहले वाले वीडियो में किया है। आज इसका सेकंड लेक्चर है वर्क पावर एनर्जी का। तो इस लेक्चर्स में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज बात करते हैं और वो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इससे पिछली वाले लेक्चर्स में बताया था कि वर्क जो है वो फोर्स से जो होगा वो एफ एस कॉस थीटा के रूप में होगा। एफ एस कॉस थीटा में एफ जो है वो फोर्स है, एस डिस्प्लेसमेंट है और थीटा जो है कॉस के रूप में वो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। इसमें हमने बताया कि वर्क जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो भी हो सकता है। इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो जब कोई वेरिएबल फोर्स हो, यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट मैग्नीट्यूड के साथ फोर्स लग रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में भी अगर है, तो उस फोर्स से हम लोग उस बॉडी के ऊपर जो वर्क होगा उसे आज हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो देख क्या रहे हैं यहाँ पर कि सपोज करें कि F जो है वो एक वेरिएबल फोर्स है, वेरी कर रहा है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और इस वेरिएबल फोर्स से वर्क जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस बॉडी के ऊपर, तो वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वो W है। और ये जो W है वेरिएबल फोर्स की वजह से इसे हम लोग dW लिख रहे हैं और dW इज इक्वल टू F dx। इसे हम लोग F डॉट dx के रूप में भी कह सकते हैं। उम्मीद है आप स्टूडेंट यहाँ पर समझ गए होंगे कि F dx लिखने का मकसद है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, और जब ये फोर्स वेरी कर रहा है अलग अलग मैग्नीट्यूड के साथ, हो सकता है किसी गिवन डिस्टेंस पर उस जो फोर्स लगेगा वो डिफरेंट होगा। यानी एक ब्लॉक को अगर डिस्प्लेस करते हैं तो इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करने में जो फोर्स लग रहा है, अभी यहाँ से 1 मीटर गया तो इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 2 मीटर अगर हम इसको डिस्प्लेस करते हैं तो हो सकता है 15 न्यूटन लगे। तो इस तरह से अगर डिस्प्लेस कर रहा है बॉडी, तो डिस्प्लेस करने में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर डिफरेंट अगर है, वेरिएबल अगर है, तो उससे जो वर्क होगा वो dW इज इक्वल टू F dx के रूप में है। dx जो है यहाँ पर वो उसका डिस्प्लेसमेंट है, उसका जो पोजीशन चेंज कर रहा है वो यहाँ पर बताता है। और दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे कि F dx जो है वो किसी रेक्टेंगल का, किसी क्लोज कर्व का एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और हम उस एरिया से यहाँ क्या देख रहे हैं, वर्क। तो किसी गिवन स्लोप जिसमें F और S हो, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर हो, तो उसका एरिया जो होगा वो एरिया उस वर्क डन बाय द फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। यानी जो वर्क होगा वो यहाँ पर F और S ग्राफ का मैग्नीट्यूड वर्क के रूप में होगा। उसका जो एरिया होगा F और S का, जो गिवन स्लोप का, जो गिवन फिगर दिया हुआ उसका जो स्लोप है उसका जो एरिया होगा वो एरिया वर्क के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एरिया जो अंडर Fx ग्राफ है इसको हमने x माना है, और ये फोर्स F जो वेरी कर रहा है, तो Fx ग्राफ में अगर हम लोग देखें, और ये भी पॉसिबल है कि फोर्स अगर वेरी कर रहा है तो पोजीशन या उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी यहाँ पर चेंज कर रहा है। अब ये जो चेंज कर रहा है वो किस रूप में हो सकता है कि वर्क जो है 10 मीटर डिस्प्लेस करने पे जो है फाइंड आउट करना हो, जहाँ पर उस पर अलग अलग 10 मीटर में ही फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर जो चेंज कर रहा है, अगर हम लोग पहले ये देख लें कि जो स्लोप है यहाँ पर F और X का, उसका जो एरिया है वो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एरिया ऑफ Fx जो ग्राफ है उसको अगर हम लोग देखें स्टूडेंट, तो वो है हाफ बेस जो आपको दिख रहा है वो यहाँ पर S माइनस 0, और जो फोर्स है वो F माइनस 0 के रूप में है।
यानी कि ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और उसी रूप में यहाँ पर एरिया लिख रहे हैं। बेस जो है वो यहाँ 0 से s है, वो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, इसलिए हम s-0 लिख रहे हैं। उसी तरह से जो फोर्स वेरी कर रहा है 0 से f, तो वो कितना चेंज किया फोर्स, वो f-0। तो इस तरह से एरिया जो fx का होगा वो इक्वल होगा वर्क के, तो हाफ s और क्या बच गया f। तो ये जो हाफ एस एफ है ये उस वर्क के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा जब कोई स्लोप जिसमें वेरी कर रहा है यहाँ पे फोर्स, और उस फोर्स के वेरिएबल होने पर उसका जो वर्क होगा इस स्लोप में, जिसे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं एक ट्रायंगल का जो फॉर्म है, उसका जो एरिया है वो हाफ एस एफ है, और एस यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स अगर एफ है तो उससे जो वर्क होगा वो W इज इक्वल टू हाफ एस एफ होगा। अब अगर हम लोग आगे बढ़े कि दिया हुआ अगर वेरिएबल फोर्सेस है तो वो फोर्सेस को फिर हम लोग उस फोर्सेस से जो वर्क होगा वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लें जल्दी से कि फोर्स जो है, सपोज करें कि ये वेरी कर रहा है। इफ एक फोर्स है वो इस रूप में 3x² प्लस 2x माइनस 1, ठीक है, ये न्यूटन के रूप में है। अगर यहाँ पे एक फोर्स है जो 3x² प्लस 2x माइनस 1 न्यूटन के रूप में है, और फाइंड करना है वर्क डन बाय फोर्स इफ ये बॉडी जो है या ब्लॉक जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है 10 मीटर फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। अगर स्टार्टिंग पॉइंट से 10 मीटर अगर ये डिस्प्लेस कर रहा है तो उससे जो वेरिएबल फोर्स है यहाँ पर वर्क फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पर s है, और वो जो s है वो यहाँ पर कितना मीटर है, 10 मीटर। तो s जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर है इसका मैग्नीट्यूड, और अब हम इसका वर्क अगर फाइंड आउट करें तो वो यहाँ पर f डॉट dx लिख रहे थे तो f dx ही लिखते हैं। f का वैल्यू जो है वो यहाँ पर ये है, f कितना दिया हुआ है, तो 3x² प्लस 2x माइनस 1 और इंटू dx। बात जब वेरिएबल फोर्सेस की आएगी तो यहाँ पर साइन जो है वो इंटीग्रेशन का है, इसलिए आप वर्क जब फाइंड आउट करेंगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ उसका रिलेशन जो दिख रहा है उससे हम लोग वर्क निकालेंगे, लेकिन उसके लिए जो रूल अपनाना होगा वो है यहाँ पर इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन के रूल के अनुसार अगर हम वर्क फाइंड आउट करें तो देख क्या रहे हैं, पहले आप इस तरह से लिख सकते हैं 3x² dx प्लस 2x dx और माइनस dx। स्टूडेंट अगर यहाँ पर देखें कि वर्क इज इक्वल टू है 3x² dx, तो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, 3 तो बाहर हो जाएगा, लेकिन x² dx का इंटीग्रेशन होता है x⁻³ माइनस अगर 2x dx दिख रहा है तो इसका इंटीग्रेशन है 2x²/2 और माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस है ये, तो माइनस dx का इंटीग्रेशन जो है स्टूडेंट वो x होता है। 3 से 3 कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल करो, तो जो यहाँ पर सॉल्व होकर के आएगा वो है x⁻³ प्लस x² माइनस x। अगर ये इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है तो हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे। अब जो वैल्यू दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट जो है s 10 मीटर के रूप में है, ये जो x है वही यहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट है, तो जहाँ पे वैल्यू x का है वो वैल्यू यहाँ 10 मीटर है। इसी 10 मीटर को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या है। 10 का अगर क्यूब देख लेते हैं, 10 पे पावर 3 हो गया प्लस 10 पे पावर 2 हो गया और माइनस 10, 1000 माइनस 100 900, और 900 में जो है आपका 10 को माइनस करना है, तो यहाँ पे 890। ये जो 890 है वर्क जो है इसका फाइंड आउट हो गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो 890 जूल के रूप में है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो जब भी हम वेरिएबल फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि उसे क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इससे ये पता चलता है
कि आप उस गिवन पोजीशन पर फोर्स जो वेरी कर रहा है उस फोर्स के वेरी करने से वर्क क्या होगा। तो यहाँ पर जो आंसर अभी आया है वर्क का वो है 890 जूल। अगर एक स्लोप दिया जाए इस रूप में, ये जो अभी फिगर बना रहे थे 5 न्यूटन 10 न्यूटन, यहाँ पे 2, ये 4, यहाँ पे 0, ये फोर्स है न्यूटन में और ये जो है आपका एक्स मीटर में। स्टूडेंट इस स्लोप में आप देख रहे हैं क्या कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन को बताया गया है, और हमने अभी कहा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन किसी स्लोप से फाइंड आउट करना है तो उसका एरिया अगर निकालेंगे तो वो एरिया उसका वर्क को बता देगा। यानी जो फोर्स है यहाँ पे उस फोर्स से जो वर्क होगा उसका वैल्यू यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक ट्रायंगल है, अगर दो पार्ट में भी डिवाइड करेंगे तो इस ट्रायंगल को फाइंड आउट करके सम करना होगा, लेकिन आप एक साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे हाफ, बेस पूरा लेना है तो 4 - 0 4 ही होगा, और हाइट जो है वो मैक्सिमम कहाँ तक है देखने को मिल रहा है 10 तक, तो यहाँ पर ये 10 है। अब देख क्या रहे हैं कि आंसर जो आएगा 2 से 4, 2 और 10 2 जा 20। तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस में अगर वर्क फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है तो वो यहाँ पे 20 जूल होगा। तो वेरिएबल फोर्सेस से जो है हम लोग यहाँ पे वर्क जो फाइंड आउट करेंगे वो इस रूप में करते हुए आएंगे। अब आगे अगर हम लोग देखें कि जो वर्क है वो डिफरेंट रूप में जो है देखने को मिल रहा है, यानी अगर हम यहाँ पे वर्क डन बाय द फोर्स की बात करें तो फोर्स का जो फॉर्म है वो अलग अलग रूप में है। सेंट्रीपिटल फोर्सेस आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है। तो डिफरेंट टाइप का जो फोर्स है उस फोर्स से जो वर्क होगा उसका भी डिफरेंट फॉर्म होगा। यहाँ पर जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क को फाइंड आउट करना है, और ये फार्मूला किसी भी रूप में जो फोर्स होगा उसके लिए लागू होगा। लेकिन अब जो फोर्स है उसके फार्मूलाज जो है वो डिफरेंट होता है, तो इसलिए वहाँ पे वर्क जो है वो अलग अलग देखने को मिलेगा। वर्क हम लोग इसलिए फाइंड करते हैं क्योंकि जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं वो बॉडी डिस्प्लेस होता है, और उसको डिस्प्लेस करने के लिए आप वर्क करते हैं। तो वर्क जो होगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क आपको करना होगा, यानी मैग्नीट्यूड वर्क का ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब उस बॉडी में एनर्जी उतना ज़्यादा स्टोर है, और किसी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होता है वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है। तो पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड को हम उस बॉडी का फाइंड आउट करना है तो आपको वर्क करना होगा। अगर बॉडी मोशन में है तो उसमें जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, उस काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए आपको वर्क करना होगा। और इस तरह से डिफरेंट जो फॉर्म है एनर्जी का, उस एनर्जी को, उस मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है एनर्जी के मैग्नीट्यूड को, तो आपको उसका वर्क फाइंड आउट करना होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, थोड़ा सा यहाँ पर ये समझें, वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें तो इसमें कहा जाता है कि जो वर्क डन होगा बाय द फोर्स वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। और काइनेटिक एनर्जी जो है, जब कोई बॉडी मोशन में होता है तो उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, वहाँ कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब चेंज करना हो उसके एनर्जी को, उसकी काइनेटिक एनर्जी को, तो फिर आपको क्या करना होगा, वर्क। यानी जो चेंज हो रहा है उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में, उसका मैग्नीट्यूड पता करना है, वो वर्क से ही होगा। तो यहाँ पर सपोज करते हैं कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, एक ब्लॉक जिसका मास m है, और इसके ऊपर आप फोर्स F लगा रहे हैं। F अगर फोर्स लगा रहे हैं तो ये डिस्प्लेस कर रहा है S। अब ये जो फोर्स डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, तो जो वर्क होगा सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो हम Fs कह सकते हैं। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है,
न्यूटन के सेकेंड लॉ में पढ़ेंगे आप, तो ma(s) के रूप में दिख जाता है। अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो पढ़े हैं v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अगर a फाइंड आउट करना हो तो v² माइनस u² बाई 2s। तो हम a को भी चेंज अगर हम करें यहाँ पे तो देखेंगे क्या कि m a की जगह पे पुट करते हैं v² माइनस u² बाई 2s, और यहाँ पर s ऑलरेडी है, s से s कैंसिल हो गया, क्या आया तो हाफ m v² माइनस u², ये इज इक्वल टू क्या है, वर्क ही है। तो वर्क इज इक्वल टू हाफ m v² माइनस u²। तो जो यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है ये वाली हाफ m v² माइनस हाफ m u², ये वाली फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और ये वाली जो है आपका इनिशियल है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, और यही जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क के क्या है, इक्वल है। यानी काइनेटिक एनर्जी में अगर चेंज लाना हो तो उसके चेंज लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। और अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है किसी बॉडी का, यानी कि वो एक यूनिफॉर्म मोशन में अगर है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, फोर्स जब नहीं होगा तो वर्क भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कंसीडर अगर कर लें स्टूडेंट कि इफ़ वर्क जो है, यानी मान लिया जाए कि इफ W इज इक्वल टू 0, ये W 0 कब हो जाएगा, फोर्स यहाँ पर 0 है। तो फोर्स अगर 0 है तो बॉडी जो मूव करेगा वो किस मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन। तो जब ये यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे होगा, तो अब यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को अभी हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अगर ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है तो वर्क तो होगा, लेकिन क्वेश्चन में है क्या कि अगर वर्क 0 हो, और वर्क 0 का मतलब एक्सेलरेशन, ये सॉरी फोर्स 0 है, और फोर्स अगर 0 है तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पर 0 होगा। और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है कि वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, और यूनिफॉर्म मोशन में जब है तो वर्क 0 होगा ही होगा। तो अगर यहाँ पे पुट करें 0 तो काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, और वो इस रूप में कह सकते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। हाफ, इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², और इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ u²। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये दोनों कांस्टेंट है। तो किसी बॉडी को अगर आप यूनिफॉर्म मोशन में रखते हैं तो उस पे लगने वाला फोर्स 0 होगा, और अगर फोर्स 0 होगा तो वर्क भी उस फोर्स से क्या होगा, 0 होगा। और वर्क अगर 0 होगा तो ऐसा नहीं है कि बॉडी मोशन में रहेगा, नहीं रहेगा, रहेगा, और वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। और जब वो मोशन में रहेगा तो उसके पास एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब आप उसके काइनेटिक एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं, यानी उसके मोशन को, उसको एक्सेलरेट कराना चाहते हैं या डिसेलरेट कराना चाहते हैं, फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब फोर्स लगाएंगे तो वहाँ वर्क 0 नहीं होगा। तो वर्क नहीं 0 होगा, वो कब, जब वो बॉडी एक्सेलरेट या डिसेलरेट करता है, और वहाँ उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा, और जो काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा वो वर्क के इक्वल होगा। इसे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक पे हम लोग बढ़ेंगे और इसके आगे वाले टॉपिक पे। लेकिन इससे पहले जाते हुए एक क्वेश्चंस दे जाते हैं, आप इसे बनाकर रखेंगे। लिखिएगा, इफ ए कार ऑफ मास 200 kg is accelerating from 10 meter per second to 20 meter per second. Find work done by the force.
ठीक है स्टूडेंट, आंसर आप हमारे जो है मैसेज बॉक्स में डालिएगा और देखें कि क्या इसका आंसर आता है। तब तक आप इसे सॉल्व करिए। अगले वीडियो को बनाने की तैयारी कर रहे हैं और अगले टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस क्वेश्चंस को हल करें। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर्स में। आज का जो लेक्चर्स नंबर था वो 2 है। इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 1 में बेसिक फंडामेंटल जो है वर्क पावर एनर्जी का हमने डिस्कस किया है और आगे भी आपसे डिस्कस करते रहेंगे। तो आप अपनी पूरी तैयारी करें। फाउंडेशन वाले स्टूडेंट के साथ साथ जो स्टूडेंट टारगेट के हैं, जो आईआईटी और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यही बैच है। और आप इसे अगर समझ जाएं, बेसिक से समझ जाए, तो फिर आपके क्वेश्चंस वहाँ जो पूछे जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, वो बन जाएगा, आपके लिए आसान होगा। तो पढ़ें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से मेहनत करते रहें। थैंक यू।